नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का लेक्चर पहले ही हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो। आज हम करने वाले हैं उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर्स आर टू बाई एट अ गिवन प्राइस। मतलब क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि डिमांड किस चीज़ को रिफ़र करता है। क्वांटिटी किसी गुड की जो कंज्यूमर्स किसी भी दिए गए प्राइस पे खरीदने के लिए एबल है, मतलब खरीद सकते हैं, विलिंग है, खरीदना चाहते हैं। एबल एंड विलिंग दोनों हैं, मतलब खरीद भी सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है खरीदने की, और साथ ही साथ वो खरीदना भी चाहते हैं, या फिर नीदर एबल नॉर विलिंग। तो डिमांड जो है वो एबल और विलिंग, यानी डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहा है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब बाकी चीज़ें इक्वल हो, बाकी चीज़ों में चेंज नहीं हो रहा हो, तब प्राइस एंड डिमांड मूव इन द सेम डायरेक्शन। क्या प्राइस और डिमांड, किसी भी गुड की प्राइस और डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव करेगी? प्राइस एंड डिमांड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। डिमांड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस। डिमांड क्या प्राइस के इंडिपेंडेंट होता है, या फिर प्राइस डिटरमाइन सप्लाई ओनली? प्राइस सिर्फ और सिर्फ सप्लाई को डिटरमाइन करती है, डिमांड को नहीं। तो देखो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। जब बाकी चीज़ें इक्वल हो तो प्राइस एंड डिमांड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यही है लॉ ऑफ डिमांड। अगला क्वेश्चन थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। इनमें से कौन सा फैक्टर डिमांड को अफेक्ट नहीं करता? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, किसी चीज़ की कीमत, कोई चीज़ आप खरीद रहे हो उसकी कितनी प्राइस है। कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने में उसका कॉस्ट क्या आ रहा है। या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट कैसा है उसका और प्रेफरेंसेस कितनी है। तो देखो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पे तो डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी होगी, बिल्कुल। कंज्यूमर की इनकम पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ महंगी है और आप जो कंज्यूमर है उसकी इनकम कम है तो वो नहीं खरीद सकता, तो डिमांड घट जाएगी, राइट। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो है वो डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। अगला, व्हेन द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीजेज। जब किसी सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है। सब्सटीट्यूट गुड मैंने आपको समझाया था। सब्सटीट्यूट गुड जैसे टी और कॉफ़ी, ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, ठीक। वैसे तो कुछ लोग जो चाय पीते हैं वो सिर्फ चाय ही पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं वो सिर्फ कॉफ़ी ही पीते हैं, मतलब सबका अपना अपना कोई रिजिड होता है उस चीज़ पे। लेकिन इन दोनों को बेसिकली सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, अगर किसी मान लो चाय की प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो द डिमांड फॉर द गिवन गुड, तो कॉफ़ी की प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? तो देखो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब भी सब्सटीट्यूट गुड में से किसी एक की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है ना, तो दूसरे वाले की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस तो इंक्रीज़ हो गई, सेम ये इसका सब्सटीट्यूट है और ये उसी प्राइस पे मिल रहा है जितना पहले मिलता था, तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये होता है इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, विच फैक्टर डज नॉट कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इनमें से कौन सा फैक्टर डिमांड कर्व की शिफ्ट में कोई फ़र्क नहीं डालता, ठीक, मतलब शिफ्ट में कोई अपना योगदान नहीं देता। चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या फिर चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो देखो बहुत ही सिंपल है, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स। डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाँ यही नहीं, डाउनवर्ड्स होता है ना, सॉरी, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अकर्स व्हेन। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कब आता है? अ गुड बिकम्स चीपर रिलेटेड टू सब्सटीट्यूट, जब कोई सामान जो है वो अपने सब्सटीट्यूट से सस्ता हो जाए। अ गुड बिकम्स एक्सपेंसिव रिलेटेड टू सब्सटीट्यूट, जब कोई भी गुड अपने सब्सटीट्यूट से महंगा हो जाए।
इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, कंज्यूमर का इनकम गिर गया या फिर सप्लाई बढ़ गई। तो अभी हमने पीछे देखा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अ गुड बिकम्स चीपर रिलेटिव टू द सब्सटीट्यूट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एक्सेप्शन टू द डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अगर आपको पढ़ना है तो आप पिछला लेक्चर जाके देखिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने लॉ ऑफ डिमांड समझाया है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर सेशन करिए। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, गिफ्ट गुड्स या फिर लग्जरी गुड्स। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ गिफ्ट गुड्स। नेक्स्ट, सप्लाई रेफर्स टू, सप्लाई किसको रेफर करती है? डिज़ायर टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूस करने की इच्छा रखना। क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस, किसी एक गिवन प्राइस पे आप अपना सामान बेचने के लिए ऑफ़र कर रहे हो, तो यही तो सप्लाई होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है कि जब प्राइस बढ़ता है तो साथ ही साथ सप्लाई भी बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला, सप्लाई कर्व जनरली स्लोप, सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा होता है? तो सप्लाई कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है अपवर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हेन सप्लाई इज़ मोर देन द डिमांड इट रिजल्ट्स इन, जब सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो जाए, कोई चीज़ है उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, डिमांड उतनी नहीं है, तो क्या होगा? शॉर्टेज होगा, इक्विलिब्रियम होगा, सरप्लस होगा या फिर इन्फ्लेशन होगा। तो सरप्लस हो जाएगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इसको कहते हैं सरप्लस। अगला, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई डू नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता? प्राइस ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजी या कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग आप देखते हैं। चलिए अगला, इंक्रीज इन इनपुट प्राइस विल, अगर इनपुट प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज़ होगी, सप्लाई डिक्रीज़ होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या डिमांड इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपका इनपुट प्राइस जो रॉ मटेरियल्स आप लगा रहे थे उसकी प्राइसेस बढ़ गई। अगला, व्हेन डिमांड इक्वल सप्लाई, जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? सरप्लस, शॉर्टेज, इक्विलिब्रियम या फिर इन्फ्लेशन। तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज़ को मेज़र करता है? तो ये मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज, मतलब प्राइस जब चेंज हो रहा है तो उसके साथ डिमांड का क्या रिस्पॉन्स है। अगला, इफ़ डिमांड इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक द डिमांड कर्व इज़, अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो डिमांड कर्व आपका वर्टिकल हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व इज़ कॉज्ड बाय, डिमांड कर्व के अलॉन्ग जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से आता है? तो देखो ये होता है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इंक्रीज इन डिमांड कॉजेज, मतलब अगर डिमांड में इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? तो जब भी डिमांड में इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए और उसकी सप्लाई उतनी ही है, अभी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाती है उस चीज़ की। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो प्राइस टू राइस, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस, अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जैसे कार और पेट्रोल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी आपको दोनों चीज़ चाहिए। तो अब चलो, कार का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? पेट्रोल हो गया, और पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। अब जब पेट्रोल महंगा हो गया है तो लोग कार चलाना कम प्रेफर करेंगे, इसलिए कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, तो डिमांड विल डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला देखो, विच मार्केट स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड प्योरली ऑन डिमांड एंड सप्लाई, इनमें से कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जो टोटली डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है? तो इसको आप कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन,
यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो जो डिमांड और सप्लाई है यही मार्केट को रन करती है। अगला देखिए, लॉ ऑफ डिमांड इज़ बेस्ड ऑन, लॉ ऑफ डिमांड किस पर बेस्ड है? तो सिंपल है, मार्जिनल यूटिलिटी थियोरी पर बेस्ड है। अगला देखो, अ गिफन गुड इज़ वन। गिफन गुड क्या होता है? तो गिफन गुड वो होता है जिसकी डिमांड बढ़ती है प्राइस के साथ, मतलब प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रहा है। तो हुज डिमांड, सॉरी ए, हुज डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज। ठीक है, ये नॉर्मल गुड से अलग है गिफन गुड, और मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है अच्छे से लास्ट लेक्चर में, तो वो ज़रूर देख लो। डिमांड फॉर लग्जरी गुड इज़, जो लग्जरी गुड की डिमांड होती है वो कैसी होती है? तो जब भी लग्जरी गुड की डिमांड होती है ना, वो इलास्टिक होती है। चलिए, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड इज़ अबव इक्विलिब्रियम, अगर जो कोई चीज़ हमने खरीदी है उसका जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, लेकिन अभी प्राइस बढ़ गया है, तो इससे क्या होगा? तो इससे होगा सरप्लस, क्योंकि लोग कम खरीदेंगे, प्राइस बढ़ गई, लोग ने कम खरीदना शुरू कर दिया, तो उस चीज़ की वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, स्टॉक में ज़्यादा आ जाएगी, तो सरप्लस हो जाएगा। अगला, द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट, वो पॉइंट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या कहते हैं? बहुत ईजी, इक्विलिब्रियम पॉइंट। काटने का मतलब क्या? यहाँ पे दोनों इक्वल है, और इक्वल को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलिए अगला, डिमांड फॉर नेसेसिटीज़ इज़ यूजुअली, जो नेसेसिटी मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड कैसी होती है? तो उनकी डिमांड देखो इनइलास्टिक होती है। ठीक, अगला, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लीड्स टू, टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ क्या होता है? सप्लाई इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या डिमांड कम होता है। तो देखो, अब आप टेक्नोलॉजी आपके पास अच्छी आ गई तो आप और ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ा सकते हो, यानी इंक्रीज इन सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट, इनमें से कौन सा सप्लाई कर्व को राइट की साइड शिफ्ट करता है? तो बहुत ईजी है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अभी हमने ऊपर पढ़ा। चलिए आगे, इन अ फ्री मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाई, किसी फ्री मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? हमने अभी क्या पढ़ा? परफेक्टली इलास्टिक पढ़ा। तो ये देखो यही है, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो डिटरमाइन होगा, और ऐसी मार्केट को क्या कहते हैं? फ्री मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज़ करो। अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।